अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सेकंड लेक्चर में 8 ब्रांचेस पढ़ चुके हैं और आज थर्ड लेक्चर है और इसमें आपने नेक्स्ट 8 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करना है। तो नाइन्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ है टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। तो टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। यानी कि इसमें जानदार के नेम रखे जाते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अच्छा बेटा, इसमें दो टर्म्स है, एक है क्लासिफिकेशन करना, दूसरा है नेम रखना। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है आपको पता है। अब मैं आपको यहाँ पे शुरू में ऑर्गेनिजम्स को जो से बेसिक नॉलेज से टच देती जाऊँ तो ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में तकसीम किया गया, ठीक है। एक ग्रुप था वर्टिब्रेट, दूसरा था इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट वो है जिनकी में बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट वो जिनमें बैकबोन नहीं होती। अच्छा, यहाँ तक बात काफ़ी नहीं हुई। अब इनकी मजीद वर्टिब्रेट्स की आपको पता है 5 ग्रुप्स बनाए गए। अब 5 ग्रुप कौन कौन से हैं जो आपके बेसिक नॉलेज में है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करती चलूँ। जैसे आपको पता है फिशेस हैं, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। अब 5 ग्रुप बनाए गए, उनको उनकी शेप देखी गई, उनका जो है ना साइज़ देखा गया, उनकी जो जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स थी सारी स्टडी करके उनको अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया गया। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। और उसके बाद है सेकंड वन, नेम रखना। अच्छा, आप देखें एक प्याज को ले लें, ठीक है ना, आनियन। तो इसके भी इंग्लिश में और नेम है, उर्दू में और नेम है, पंजाबी में और है, पश्तो में और है, बलोची में और है। तो यानी एक प्याज के हज़ारों नाम जाके बनते हैं, हर लैंग्वेज में उसका डिफरेंट नेम है। तो साइंस में क्या किया गया, लैटिन लैंग्वेज में उनका एक यूनिवर्सल नेम रखा गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उस वही नेम सेम है, चलता है, ठीक है। तो आपको पता है प्याज का क्या नाम है साइंटिफिक नेम? आनियन सैटिवम, ठीक है, पिसम सेटिवम आनियन। तो इसकी जीनस और स्पीशीज देखी जाती हैं, वो आप आगे जाके मजीद उसको डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद ब्रांच 10th की तरफ चलते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब आपको नेम से जो भी टर्म आप पढ़ें उसके नेम में उसका आधा का मौजूद होता है। अब एनवायरमेंट इट्स मीन हम सराउंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट माहौल के बारे में, और बायोलॉजी इट्स मीन लिविंग थिंग्स का जिक्र है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी जो जानदार हैं ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनका आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है, और उनका माहौल के साथ भी एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो इसको स्टडी करेंगे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। अब आपका एमसीक्यूज बनता रहता है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी का सेकंड नेम क्या है, तो आप इसको इकोलॉजी के नाम से भी पहचाना जाती है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं इनको अच्छे से देख लिया करें। ये आपके अक्सर कंसेप्चुअल एसएलओ बेस पे पेपर बनता है तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है 11th सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो और बायोलॉजी में इसका पूरी टर्म की डिटेल मौजूद है। सोशियो किसे कहते हैं? सोशल को। बायोलॉजी इट्स में लिविंग थिंग्स का जिक्र है, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है। जैसे इंसेक्ट है या एनिमल है, वो सोसाइटी बनाते हैं। अब आपने देखा है एंड्स हमेशा एक ग्रुप के फॉर्म में रहती हैं, एक लाइंस में चल रही होती हैं, बड़े प्यारे डिसिप्लिन के साथ। अब हनी बीज हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में रहती हैं। तो ये जो इनका एक दूसरे के साथ जो सोसाइटी बना के रहना, कॉलोनी बना के रहना, ग्रुप बना के रहना, इसको सोशल, जो इनका बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, इसको सोशियो बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। 12th है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स और टोलॉजी मीन स्टडी करना। तो इसमें पैरासाइट को स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है, सिंपल है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनता है कि पैरासाइट है क्या, ठीक है। तो पैरासाइट एक ऐसा है वो है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी, शेल्टर भी अपने होस्ट से हासिल करता है और नुकसान भी उसी होस्ट को देता है। यहाँ मैं आपको मिसाल देती हूँ जुओं की, ठीक है, लाइस, जुएं। अब देखें ना, जुएं जिस सर में रहती हैं उन्हीं बालों में प्रोटेक्शन भी हासिल कर रही हैं, उसी बंदे से, उसी होस्ट से ये अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना खाना पीना भी ले रही हैं, नुकसान भी उसे दे रही हैं, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। तो यहाँ पे जुओं की मैंने मिसाल आपको सिंपल दी ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो पैरासाइट क्या होता है, यानी अपनी खुराक भी, अपने न्यूट्रिएंट्स भी, अपने शेल्टर भी होस्ट से हासिल करता है, जिनके अंदर ये रहता है, और नुकसान भी किसको देगा? होस्ट को देगा। 13th है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? ये जो है ना, एक बॉडी में, एक जानदार में, जान में, एक जिस्म में
ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को फॉरेन सब्सटेंसेस से महफूज रख सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ मैं आपको इंसानों की मिसाल दूँ तो जैसे कि हमारा वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल से हमें इम्यूनोलॉजी मिल रही है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उनमें जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह होती है, तो उनकी चांसेस बहुत कम होती है। क्योंकि जैसे ही फॉरेन सब्सटेंस, जैसे ही कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया उस बॉडी में जाए, जिस बॉडी के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो उसको फ़ौरन से किल कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। उसको इन्फेक्शन फैलाने ही नहीं देता। इसीलिए आप देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी बहुत कम बीमार होते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो आए दिन बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि उनके अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस जा रहा है, वायरस या बैक्टीरिया, खाने के ज़रिए, पीने के ज़रिए, हवा के ज़रिए, तो वो क्या कर रहा है, उस पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जो है ना इसको वो करे, प्रोटेक्शन दे, बल्कि वो खुद उस पे जो वायरस आ रहा है उसमें उसमें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उस पे हम अटैक कर देता है, हमला कर देता है और उसको बीमार कर देता है। तो इम्यूनोलॉजी में एक बॉडी में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और इस जो इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं तो इसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। हमेशा नोलॉजी का ये जो लॉजी वर्ड है, इट्स मीन स्टडी, ठीक है। उसके बाद एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी, एंटोम कहते हैं इंसेक्ट को, और लॉजी स्टडी करना, इंसेक्ट को स्टडी करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी, अब ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ड्रग्स को स्टडी किया जाता है, मीन अद्वियात को, दवाइयों को स्टडी किया जाता है, इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि मेडिकल स्टोर जो होते हैं ना, उस उनके बाहर लिखा हुआ था फार्मेसी। अब फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में बड़ा डिफरेंस है बेटा। अब फार्मेसी में जो है ना अद्वियात रखी जाती हैं, और फार्माकोलॉजी में अद्वियात को स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। ये बड़ी एडवांस ब्रांच है साइंस की, और इससे इंसानों ने बड़ा ही फ़ायदा उठाया। द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, इंसान क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए इंसान को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायो यानी लिविंग थिंग्स यूज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब बेटा देखें ना, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग बुखार से भी डेड हो जाते थे, मर जाते थे, ठीक है। तो आज के दौर में कैंसर का भी इलाज आ गया है। अब ये किसकी वजह से है? ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखें ना, शुगर जिनको होती है, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जिनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में इंसुलिन कहाँ से ली जाती थी? एनिमल से ली जाती थी। और अब के दौर में, जदीद दौर में, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसुलिन बैक्टीरियाज से बनवाई जाती है। और बैक्टीरिया से इसलिए बनाई जाती है कि इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हर ब्रांच को आपने तवज्जो से देखना है, उनके नेम में ही उनकी पूरी डिटेल मौजूद है, उनको समझना है, उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है। और इंशाल्लाह ताला हम फोर्थ लेक्चर में मज़ीद सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए आसान से आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक आपको डिलीवर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।